हेलो व्यूअर्स, आज के आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत पर। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर इन 3 years गवर्नमेंट डिसबर्स्ड 46 लाख लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना लागू होने के 3 साल पूरे हुए। इस अवसर पर केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि योजना आरंभ होने के बाद से 3 वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स को 46.54 लाख से अधिक सूक्ष्म कार्यशील पूंजी ऋण वितरित किए गए हैं और इन ऋणों में से अब तक 40% यानी 18,50,987 रुपए वापस भी आ गए हैं। असल में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ावा देना था। ये योजना आज के समय में भारत सरकार की सबसे तेजी से बढ़ती हुई सूक्ष्म क्रेडिट योजनाओं में से एक बन गई है। इस योजना के तहत देश के तकरीबन 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का प्रारंभिक किफायती ऋण प्रदान किया जाता है और ये योजना नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी पर आधारित है। इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी बेचने वाले, कपड़ा, परिधान, कारीगर उत्पादों, नाई की दुकानों, कपड़े धोने की सेवाओं आदि से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं में शामिल विक्रेताओं, फेरी वालों को लाभ होगा। इस योजना की अवधि पहले मार्च 2022 तक निर्धारित थी, जिसे बाद में साल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2022 तक देश में कुल 13,403 वेंडिंग जोन्स की पहचान की जा चुकी थी। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इस योजना के कार्यान्वयन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी तकनीकी रूप से भागीदार है। गौरतलब है कि इस योजना ने नागरिकों को क्रेडिट और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ा है और कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई इस योजना ने देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का काम किया है। गौरतलब है कि स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान की बिक्री के लिए एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना जनता को बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री चलते फिरते या सड़क किनारे करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वाले लोग शहरी आबादी का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये शहरी आबादी के लिए सस्ती और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और ये लोग शहरों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8.49 लाख, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.04 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वहीं दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं और सिक्किम में किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान नहीं की गई है। इस योजना का मकसद शुरुआती तौर में कोविड-19 प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए अधिकार देना था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि की तरफ बढ़ने का फैसला लिया और आज स्ट्रीट वेंडर योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना और शहरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। दरअसल सरकार का मानना है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित करने का काम पीएम स्वनिधि योजना कर रही है। स्ट्रीट वेंडर्स अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं जो कई सुविधाओं से वंचित होते हैं, इसलिए सरकार का मकसद इनकी समस्याओं का हल करना भी है। ऐसे में आइए औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर को समझते हैं। दरअसल रोजगार क्षेत्र को प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक या संगठित क्षेत्र और अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में वो नौकरियां आती हैं जिनमें कर्मचारियों की गरिमा, समानता, उचित कमाई और सुरक्षित नौकरी जैसे अधिकार मिलते हैं। इसमें सैलरी पाने वाली नौकरियां शामिल की जाती हैं। इस संगठित क्षेत्र की नौकरियों में कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उनके वेतन, भत्तों और अन्य अधिकारों की जानकारी दी जाती है। जबकि वहीं अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र वो है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता है
और रेहड़ी पटरी वाले तथा ऐसे ही छोटे मोटे रोजगार असंगठित क्षेत्र में गिने जाते हैं। नवंबर 2022 तक श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की संख्या देश में 27.69 करोड़ थी। इसमें बड़ी बात यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे भी कम है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के भीतर साल 2018 तक औपचारिक क्षेत्र में सिर्फ 21.7% लोग काम कर रहे थे। यह आंकड़ा पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान में 39.4% और बांग्लादेश में 40.1% से काफी कम है। अब बात औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर की करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा से ही यह स्पष्ट होता है कि दोनों क्षेत्रों में व्यापक अंतर है। अंतर के कारण अनौपचारिक रूप से कार्य करने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। गौरतलब है कि संविधान द्वारा देश के भीतर एक नागरिक को कई सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कई बार ये अधिकार प्रभावित होते हैं। जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में लगे नागरिकों के साथ सामाजिक न्याय बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बरक्स अच्छा होता है। वहीं औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनका अनौपचारिक क्षेत्र में अभाव होता है। अब सवाल है कि पीएम स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कितनी कारगर साबित होगी। तो असल में गरीबी के कारण लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और इससे असंगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज असंगठित श्रमिकों का देश की जीडीपी में योगदान करीब 65% है, जबकि कुल बचत में इनका योगदान मात्र 45% है। स्ट्रीट वेंडर्स भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान है। इनके द्वारा बेचे जाने वाले अधिकांश सामान लघु और मध्यम उद्योगों में तैयार होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना होने के बावजूद भी रेहड़ी पटरी व्यवसायी और फेरी वाले समाज में हमेशा से हाशिए पर रहे हैं। आजीविका कमाने और दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने वाले ये छोटे दुकानदार और फेरी वाले तमाम सरकारी कल्याणकारी सुविधाओं जैसे सरकारी ऋण, सुरक्षा बीमा योजनाओं आदि से भी वंचित रह जाते हैं और लोन कई मर्तबा मिलता भी है तो वो इतना कम होता है कि उससे व्यक्ति बहुत अधिक तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स की वैधानिकता, सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक एवं आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए साल 2014 में केंद्र सरकार एक एक्ट लेकर आई, जिसे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 कहा गया। और अब इस एक्ट को अमली जामा पहने हुए 9 साल बीतने को है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि इस एक्ट के प्रभावों को जांचने के लिए साल 2021 में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने सुझाव दिया कि पूरे देश में टाउन वेंडिंग कमेटी का जल्द गठन हो और टीवीसी के परामर्श के बिना किसी का दखल न हो। इस कमेटी की सिफारिशों में पुलिस और नौकरशाहों को स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति संवेदनशील होने की बात भी कही गई थी। 6 अगस्त 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक उस समय तक अधिनियम के लागू होने के बाद से राज्यों के 4,315 शहरों में से केवल 1,341 कस्बों यानी 31% ने अधिनियम के तहत एक योजना अधिसूचित की और 9 राज्यों असम, मेघालय और सिक्किम सहित ने कोई वेंडिंग योजना नहीं बनाई थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की बेहतरी के लिए सरकारें कितनी शिथिल तरीके से काम कर रही हैं। चलिए नजर डालते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार और इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर। इंडिया स्पेंड नामक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक जब स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय महामारी से प्रभावित थे और उन्हें सरकार की माइक्रो क्रेडिट योजना से मदद की उम्मीद थी, तब केवल 11% जरूरतमंदों को लोन मिल पाया था। वहीं एक सर्वेक्षण के अनुसार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आवश्यक सेवा प्रदाता घोषित किए जाने के 2 महीने बाद और स्वनिधि योजना की घोषणा के बाद 65% लोगों ने उत्पीड़न का सामना करने की सूचना दी। प्राइवेट बैंक स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन देने से हिचकिचाते हैं। इसके अलावा स्थान की कमी, जबरन वसूली और रंगदारी रैकेट से अक्सर स्ट्रीट वेंडर्स का हित प्रभावित होता है। सरकार की तरफ से मिलने वाले लोन का आकार भी सीमित है। 10,000 रुपए की राशि बहुतायत कारोबारियों के लिए पर्याप्त नहीं होती है। गौर करने वाली बात है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तकरीबन 28 रुपए प्रतिदिन सरकार मदद के रूप में देती है, जबकि रेहड़ी पटरी वालों की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा इस योजना की सबसे बड़ी समस्या रेहड़ी पटरी कारोबारियों की पहचान करना है। कारण है
इनकी ज्यादातर आबादी सर्वेक्षण के दायरे में नहीं है। वहीं असंगठित क्षेत्र समावेशी विकास में बाधक बनता है और इस क्षेत्र के श्रमिकों के पास उचित मजदूरी का अभाव है और उनकी मजदूरी भी कम है, जो कि असमानता को बढ़ाती है और जो समावेशी विकास के साथ देश के समग्र विकास के लिए हानिकारक है। अनौपचारिक क्षेत्र में सुरक्षा का अभाव होता है, जिसकी वजह से समग्र राजस्व कम हो जाता है और इस प्रकार बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण में सार्वजनिक निवेश में बाधा उत्पन्न होती है, और जो कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर डालता है। चलिए अब नजर डालते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो असल में सरकार को चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर सुनिश्चित हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं तात्कालिक रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद कर सकती हैं, लेकिन समग्र उत्थान के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर फोकस करने की जरूरत है। स्ट्रीट वेंडर्स के परिजनों का जीवन स्तर उठाने के लिए एक खाका तैयार करना होगा, जिसमें कल्याणकारी योजनाएं सम्मिलित हों। इसके अलावा लोन का आकार बढ़ाकर स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है और मौजूदा आकार बेहद छोटा है और इससे किसी भी व्यापार को मजबूती प्रदान करना कठिन है। सुरक्षा के 3 पहलुओं रोजगार की सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर कानून बनाने की जरूरत है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीबी दूर करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में कितनी सक्षम है? तर्कपूर्ण विवेचना करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।